हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज जो है तारीख है, आप लोग याद रखिएगा, 9 तारीख है, ठीक है। और हम लोग जो है महत्वपूर्ण खबरों को यहाँ पे कवर करते हैं। और 9 फरवरी है, इसमें क्या महत्वपूर्ण खबर है ये देख लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि व्हाइट पेपर जो है सरकार पेश करती है, ब्लैक पेपर जो है यहाँ पे विपक्ष ने पेश किया है। याद रखिएगा, व्हाइट पेपर इसको श्वेत पत्र बोलते हैं और ब्लैक पेपर जो यहाँ पे जो है विपक्ष की तरफ से पेश किया गया है। और दोनों ने जो है एक दूसरे पे आरोप लगाया है। इन्होंने कहा, व्हाइट पेपर में कहा कि 2004 से लेकर 2014 तक जो है, जब कांग्रेस सरकार थी, जब यहाँ पे यूपीए सरकार थी, तो यहाँ पे जो है अर्थव्यवस्था, देश की जो अर्थव्यवस्था थी, बहुत ही खराब कंडीशन में था। इन्होंने आरोप लगाया है कि इनके कार्यकाल में, इन्होंने एनडीए पे आरोप लगाया है, इनके कार्यकाल में जो है बेरोजगारी चरम सीमा पे है। और यहाँ पे अन्य जो है, यहाँ पे जो गरीब है, किसान है, उनको जो है काफी नुकसान पहुंचा है। तो इस तरह के जो है आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। हम लोग आते हैं महत्वपूर्ण मुद्दे पे जो एग्जाम में पूछा जाएगा, ये वाला। भारत म्यांमार जो है ना, सीमा को लेकर काफी न्यूज में आ गया है। करीब 2 हफ्ता से मैंने नोटिस किया है, और 2 हफ्ता से भारत म्यांमार में जो मुद्दे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं न्यूज आ रहा था, ठीक है। तो भारत म्यांमार को लेकर न्यूज इसलिए है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि भारत और म्यांमार जो सटे इलाके हैं, जो सीमा है, जो बॉर्डर है, वहाँ पे 16 किलोमीटर तक जो है ना, एक दूसरे का देश में आवाजाही कर सकते हैं बिना रोक टोक के, ठीक है। उसको FMR बोलते हैं, भारत म्यांमार मुक्त आवागमन व्यवस्था। क्लियर है? इसमें 16 किलोमीटर तक क्या होता है, बिना रोक टोक के आवाजाही कर सकते हैं। और हमारा जो है भारत के साथ म्यांमार का जो सीमा लगता है 1643 किलोमीटर। याद रखिएगा, ये ना तो सबसे बड़ा है और नहीं सबसे छोटा है। सबसे अधिक बाउंड्री शेयर होता है किस देश के साथ, तो वो होता है बांग्लादेश के साथ, ठीक है। जहां तक मुझे याद है 4096 बांग्लादेश के साथ होता है, और सबसे कम होता है अफगानिस्तान के साथ, आई थिंक 106, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और अगर फिर बात करेंगे हम लोग, तो भारत का जो राज्य है, भारत का राज्य में कौन कौन सा जो है म्यांमार के साथ सीमा लगता है, तो मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया और अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो ये 4 राज्य हैं वो जो है आपके म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। और फिर हम लोग देखेंगे तो ये इंपॉर्टेंट हो गया BBI। इसके बाद हम लोग फोकस करेंगे अगले मुद्दे पे जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके रखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे हुआ, देखिए भारत रत्न पता ही आपको किन 2 लोगों को इस बार मिला है, 2 व्यक्तित्व को यहाँ पे मिला है। एक जो है पूर्व उप मुख्यमंत्री जो है ना, कौन है, LK आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी जी को मिला है भारत रत्न। और दूसरे है बिहार के जो शख्स हैं, जो महत्वपूर्ण शख्स हैं, उनका नाम था कर्पूरी ठाकुर, ठीक है, कर्पूरी ठाकुर, उनको मिला है भारत रत्न। क्लियर है? और ये भारत रत्न जो है ना 1954 में शुरू किया गया था। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट बनेगा क्वेश्चन ये। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, अधिकारियों से जो है ना। देखिए यहाँ पे एक पुस्तक का नाम दिया हुआ है, पुस्तक, क्योंकि जिस एग्जाम में पुस्तक से जो प्रश्न पूछे जाते हैं ना, उसके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। जैसे कि मैनेजिंग अ मिलियन मिशन, ये करंट अफेयर के लिए काफी महत्वपूर्ण है। मैनेजिंग अ मिलियन मिशन, ये जो पुस्तक है इसको लिखे हैं मैथ्यू चेरियन ने। किसने लिखा है इनको? मैथ्यू चेरियन ने। ये पुस्तक की खास बात देखेंगे तो क्यों पूछेगा एग्जाम में, तो इसकी खास बात है क्योंकि ये मैनेजिंग अ मिलियन जो मिशन है ना, वो NGO पे आधारित है। NGO के जो प्रबंधन है, जो मैनेजमेंट है, उसको लेकर बात करता है, मैनेजिंग अ मिलियन मिशन। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। और इसके लेखक मैथ्यू चेरियन है, तो काफी महत्वपूर्ण बन सकता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला जो मुद्दा है PMLA एक्ट। देखिए न्यूज में आ गया है PMLA एक्ट। पूछेगा कि PMLA का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, फुल नेम बताइए इसका, क्योंकि BPSC में जो है पिछले बार GPT का क्वेश्चन पूछ दिया था। GPT का फुल फॉर्म बताइए, बहुत लोग कंफ्यूज कर गए थे इसको, ठीक है, क्योंकि फुल फॉर्म पूछता है, जो ज्यादा खबरों में रहेगा ना उसका फुल फॉर्म पूछता है, और बहुत लोग जो है इसको इग्नोर कर देते हैं, तो हम लोग इग्नोर नहीं करेंगे। PMLA एक्ट जो है ना, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, न्यूज में आ रहा है बार बार। और ये जो है इस पे लोग बोल रहे हैं, विपक्ष लोग बोल रहे हैं कि PMLA एक्ट का जो यहाँ पे दुरुपयोग हो रहा है। ये जो कानून जब लाया गया था, कानून जो बनाने का उद्देश्य था कि मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, ठीक है, ड्रग माफिया हो गया, और आतंकवादियों को जो है नकेल कसने के लिए या उस पर शिकंजा गढ़ने के लिए जो है इस कानून को लाया गया था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे विपक्ष के खिलाफ जो है ना इसका यूज किया जा रहा है। और इस कानून का जो एक मेन प्रोविजन याद रखिएगा कि अगर इस कानून के तहत अगर आपको अरेस्ट किया जाता है, तो अगर जब तक आपको निर्दोष साबित नहीं किया जाएगा, नहीं कर दिया जाता, आपको जो है बेल या
क्या मिलेगा आपको? जमानत नहीं मिलेगा। तो ये जो है यहाँ पे बात की गई है पीएमएलए का, आप लोग ध्यान में रखिएगा इसको। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे। अगले मुद्दे को मैंने हाईलाइट करके यहाँ पे रखा हुआ है। देखिए, आतंक को लेकर, आतंकवादी जो हैं, जो आतंकवादी लोग जो आतंक फैलाते हैं, जो देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो यहाँ पे वो लोग जो है क्या बोलते हैं, जो वहाँ पे नकारात्मक है, नुकसान है, जो विश्व की शांति सौहार्द को बनाए रखने में ये लोग क्या करते हैं, चुनौतियां उपलब्ध कराते हैं। तो आतंकवाद को लेकर यहाँ पे आर्टिकल दिया हुआ है कि आतंकवाद जो है, जैसे जम्मू कश्मीर का यहाँ पे मामला या केसेस के बारे में बात किया जा रहा है कि वहाँ पे जो प्रवासी जो जाके काम करते हैं, मजदूर आते हैं ना, आतंकवादी उसको हमला कर रहे हैं, उनको टारगेट करके जो उन पर हमला कर रहे हैं। और वो लोग जो है ना वहाँ पे दिखाना चाहते हैं कि हम जो यहाँ पे बाहरी लोग का प्रवेश नहीं करने देंगे, ये जम्मू कश्मीर जो है यहाँ पे सिर्फ जो है कश्मीर वादियों लोग का ही है, बाहरी लोग का प्रवेश नहीं करेंगे। इससे क्या होगा, फिर पर्यटन पे जो वहाँ पे पर्यटन के जो रूप में जो वहाँ पे टूरिस्ट लोग जा रहे हैं उन पे जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। टूरिस्ट लोग वहाँ पे आएंगे नहीं, क्योंकि सरकार जो कह रही है कि वहाँ पे जो है लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया से मेंटेन है, शांति व्यवस्था वहाँ पे सुचारू रूप से काम हो रहा है, ठीक है, डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है। तो ये चीज़ जो है आतंकवादियों को जो है पसंद नहीं आ रहा है। आतंकवादी चाहते हैं कि वहाँ पे आतंक फैलता रहे और हमारा दबदबा बना रहे। तो ये जो उनकी जो मंसूबा है, उनका जो सोच है, उनको कभी जो है सच नहीं होने देना है, ठीक है। तो इसी को लेकर ये आर्टिकल दिया हुआ पूरा आपका। और साथ में जो कश्मीर पंडितों के बारे में भी यहाँ जिक्र किया गया है कि किस तरह जो वहाँ पे उन लोगों को टारगेटेड हमला करके ये वहाँ के लोगों को दिखाना चाहते हैं कि यहाँ का जो आतंकवादी है सिर्फ उसके भलाई के लिए सोच रहा है। आतंकवादी जो है किसी का भलाई के बारे में नहीं होता है, आतंकवादी सिर्फ जो है अपना हित साध देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है इस आर्टिकल पे। साथ में यहाँ पे एक और बात किया गया है कि जिस तरह जो इनका जो स्वरूप है, आतंकवादियों का जो स्वरूप है, क्योंकि आतंकवादी जानती है कि अगर हम सामने से लड़ेंगे, फेस टू फेस अगर लड़ेंगे तो हम तो जीत नहीं पाएंगे। तो ये लोग क्या करती है, छुप के वार करना चाहती है, ठीक है, छुप के वार करना चाहती है और अपने मंसूबे को कहती है कि हम इसको सच कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जिस तरह का स्वरूप आतंकवादी लोग ने बदला है, टारगेटेड जो है मजदूर लोगों को यहाँ पे हत्या कर रहा है ये लोग, ठीक है। तो इसको लेकर यहाँ पे जो आर्टिकल दिया गया है आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखेंगे एक सबसे बड़ा कुप्रथा, ऐसे राइटिंग में पूछता है। ऐसे राइटिंग अगर आप लिखोगे, लिखने का मौका मिलेगा जीवन भर में कभी भी, तो आपको यहाँ पे ये आर्टिकल काफी महत्वपूर्ण है। जो वर्तमान सामाजिक संरचना में जो सामाजिक जो कुप्रथा चलता आ रहा है, कुप्रथा क्या होता है, वो ऐसा प्रथा जो कि आज के संदर्भ में वो प्रासंगिक नहीं है, आज के संदर्भ पे जो तर्क है उस पे जो सटीक नहीं बैठता है, आज के संदर्भ में जो है वो लॉजिक पे काम नहीं करता है, उसको कुप्रथा बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखोगे, आप जो जैसे गांव के दूर दराज इलाकों में आपने देखा होगा या जनजातीय इलाकों में देखा होगा कि वहाँ पे बीमारियों से लड़ने के लिए लोग अस्पताल ना जाके ओझा गुनी, ठीक है, भूत प्रेत, जादू टोना, झाड़ फूक, ठीक है, जैसे तमाम जो है जो पारंपरिक उनका चलते आ रहा है, पारंपरिक उसको अस्पताल भी लोग कहते हैं लोग, ठीक है, उनके पास इलाज करवाने चले जाते हैं। तो वहाँ पे जो इस तरह का जो अडंबर है, आडंबर जिसको बोलते हैं, उससे जो है बचने की बात की जा रही है, ठीक है, क्योंकि वो लॉजिकली ठीक नहीं है। अब अगर यहाँ पे केस दिया गया था क्योंकि बच्चों को जो है कुपोषण का बीमारी था, वहाँ पे बच्चों में जो पोषण की कमी थी, लेकिन जो वहाँ पे अंधविश्वास के लोग जो थे, अंधविश्वासी जो लोग थे, वो लोग जो है अस्पताल ना जाकर वो ओझा गुनी के पास गए और वहाँ पे एक दाग प्रथा है, ठीक है, दगना प्रथा। दगना प्रथा में क्या होता है, एक लोहे को गर्म करके ना बच्चे के नाभि जो वहाँ पे होता है बीच में, वहाँ पे सरसों का तेल लगा के वहाँ पे गर्म कर देते हैं। तो बोलते हैं कि इससे जो है उनका जो है तबीयत ठीक हो जाएगा और जितने भी जो पेट से संबंधित बीमारियां वो ठीक हो जाएगा। लेकिन बच्चे को क्या था, कुपोषण था। जब उसको पोस्टमार्टम किया गया बच्चे को, जब उसको मृत्यु हो गया तो उसमें पाया गया कि इसमें जो है पोषण की कमी थी, इस कारण से इसके बच्चे का मृत्यु हो गया। और बार बार इसको बच्चे को इतना दागा गया, करीब इसमें जो है 52 बार जो है ना लोहे से दागा गया ताकि इसकी बीमारियां ठीक हो जाए। इस तरह का प्रकोप जो है समाज में फैला हुआ है, उसी पे ये आर्टिकल छपा हुआ है। यहाँ पे मेंस आंसर राइटिंग में या आपका जो है भारतीय सामाजिक जो संरचना जो टॉपिक है यूपीएससी मेंस का, वहाँ पे पूछा जा सकता है, ठीक है, और ये करंट अफेयर में भी आ सकता है। जो बीपीएससी का मेंस आएगा उसमें करंट अफेयर में भी आ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें जो है हम लोग देखेंगे दगना प्रथा क्या होता है। दगना प्रथा वही है कि बीमारियों को ठीक करने के लिए लोग ओझा गुनी के पास जाते हैं, ठीक है, जादू टोना करवाने जाते हैं, तंत्र मंत्र का जो है प्रयोग करते हैं, यहाँ पे झाड़ फूक करवाते हैं कि हमारा जो है बीमारी ठीक हो जाएगा। इसके पीछे वजह देख लीजिए, हमने यहाँ पे कारण लिखा हुआ है, इस तरह का कारण क्यों है। तो उसको जो दगना प्रथा होता है ना उसको भोपा भी बोलते हैं, कहीं कहीं पे भोपा बोलते हैं। तो इसके पीछे जो है जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में क्या अशिक्षा है, आप देखोगे दूर दराज इलाकों में जो ग्रामीण क्षेत्र है, रूरल जो है बैकग्राउंड के लोग हैं, उन पे जो शिक्षा की कमी होती है, अशिक्षा होता है, इस कारण से उनमें जो है अंधविश्वास पनप जाता है
और अंधविश्वास और गरीबी, उनमें भी गरीब भी होते हैं कि उनके पास इतना पैसा नहीं होता है, वो इतना सशक्त नहीं होते हैं कि वो हॉस्पिटल में जाके इतने महंगे खर्चों को जो है वो जो पार पाएं। ठीक है, तो इस कारण से जो है यहाँ पे जो है वैकल्पिक व्यवस्था चलता है जिसको दगना प्रथा कहा जाता है, जो कि सही नहीं है। अगर आप देखोगे वर्तमान प्रासंगिक वर्तमान के दौर में ये जो प्रथा है सही नहीं है। सरकार और जो जिन इलाकों में ये चीज प्रथा जो प्रचलित है, वहाँ के जो प्रशासन है कई बार जो है वहाँ पे आपके प्रयास करते हैं कि इस प्रथा के प्रति जो है जागरूकता लाएं और इस प्रथा को त्यागने का कोशिश करें। लेकिन यहाँ पे आप उड़ीसा का मॉडल अपना सकते हैं। उड़ीसा मॉडल में क्या हुआ कि उड़ीसा मॉडल में भी ऐसे ही केस है, दगना प्रथा या आप कहो वो चिड़ी दाग बोलते हैं उसको, कहीं कहीं चिड़ी दाग बोलते हैं या चिड़ो बोलते हैं, सब एक ही नाम है और सब में एक ही प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। तो उड़ीसा ने क्या किया, यहाँ पे पहले जो लोग हैं जहाँ पे ये जिस क्षेत्र में ये चीज़ जो ज़्यादा व्यापक है वहाँ पे गए, लोगों को जागरूक किए। जो लोग मान गए तो ठीक है, नहीं माने तो उनके लिए क्या, तो उनको ये बताया गया कि अगर आप नहीं मानते हो, इस प्रथा को नहीं त्यागोगे तो आपका जो है राशन कार्ड को जब्त कर लिया जाएगा और आपको जो राशन मिलता है, जो बेनिफिट मिलता है अनाज को लेकर, आपको नहीं दिया जाएगा। तो लोगों में एक जो है जागरूकता है, लोगों में डर बना है कि अगर हम इस कुप्रथा को मानेंगे तो हमारा जो अनाज जो है, अनाज का जो फायदा मिलता है हमें नहीं मिलेगा। तो उसमें उड़ीसा मॉडल को है जो पूरे देश में लागू करने की जरूरत है। आपको यहाँ पे सुझाव में लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सरकार जो है काम नहीं कर रही है या प्रशासन काम नहीं कर रहा है। जहाँ पे प्रशासन जो है दुरुस्त किया है, काम पे जो है अपनी जो है जिम्मेवारियां निभाया, वहाँ पे बेहतर परिणाम देखने को मिला है। तो ये हो गया। एक झारखंड में शब्द है, इसी को झारखंड में क्या बोलते हैं, चिड़ी दाग, याद रखिएगा चिड़ी दाग। चिड़ी दाग जो है आपको कब मिलेगा, देखने को मिलेगा जब मकर संक्रांति का जो समय चलता है ना, जो मकर संक्रांति का समय चलता है वहाँ पर टुसु पर्व मनाया जाता है। जो टुसु पर्व में ये प्रथा आपको देखने को मिलेगा। जो भी जेपीएससी एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए यहाँ से क्वेश्चन इस बार जो है आने की संभावना पूरी बन गई है, क्योंकि ये करंट अफेयर का मुद्दा आ गया है और पूछेगा ही पूछेगा। और कोल्हान क्षेत्र, देखिए कोल्हान क्षेत्र जो है 2 बार न्यूज में आ चुका है। कोल्हान क्षेत्र एक तो चिड़ी दाग के लिए आ गया न्यूज में इस बार, और कुछ दिन पहले जो है आ गया जो हमारे जो वर्तमान जो झारखंड के जो मुख्यमंत्री है, क्या नाम है उनका, चंपई सोरेन, वो भी कोल्हान क्षेत्र से ही बिलोंग करते हैं। तो ये दो तरह के न्यूज यहाँ पे कोल्हान क्षेत्र से आ गया है। आप लोग यहाँ पे अलर्ट रहेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे जो सबसे ज्यादा जो ये मामला देखा गया ना दगना प्रथा का, वो मध्य प्रदेश में देखा गया कुप्रथा। तो कैसा भी क्वेश्चन पूछेगा आपको कुल मिला के ये कहानी को यहाँ पे डिलीवर करना है। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग अपने मकसद पे, पार्टी का हक। देखिए यहाँ पे पार्टी के बारे में बात किया गया। अभी नेशनल पार्टी कितना है, राष्ट्रीय पार्टी कितना है, 6 नेशनल पार्टी हैं। जो 3 पार्टी का जो है ना नेशनल पार्टी रद्द कर दिया गया था। एक तो तृणमूल कांग्रेस जो कि ममता जो बनर्जी जिनके प्रमुख थे, वो उनका पार्टी खत्म किया गया। एक था एनसीपी, नेशनल कांग्रेस पार्टी, इसको भी जो है यहाँ पे स्टेट जो नेशनल पार्टी दर्जा था वो भी खत्म कर दिया गया। एक और था, मुझे लगता है कि आरजेडी पार्टी का भी जो है ना यहाँ पे नेशनल पार्टी का दर्जा खत्म कर दिया गया था। क्लियर है, तो आप यहाँ पे याद रखिएगा। और नेशनल पार्टी का जो दर्जा देने का जो क्राइटेरिया है, एक क्राइटेरिया मुझे याद है, अभी मैं बता देता हूँ। अगर कोई पार्टी, कोई स्टेट पार्टी, अगर मान लीजिए कोई स्टेट पार्टी अगर 4 राज्यों में उसको स्टेट पार्टी का दर्जा दिया गया है तो वो नेशनल पार्टी बन जाता है। वो क्राइटेरिया होता है बनने का। क्लियर है। और भी कई तरीके हैं, 2 तरीके और हैं जिसको मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं आपको जो है कंफर्म करूंगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिलाकर हो रहा है कि जो दल बदल कानून के बारे में इस पार्टी में किया गया है, बात किया गया है। दल बदल कानून जो है आपका 52वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा, जुड़ा हुआ है दल बदल कानून से। और इसमें क्या होता है, दल बदल कानून में क्या होता है कि अब मान लीजिए जिस पार्टी में उनको जो ओहदा मिलना है वो ओहदा नहीं मिल रहा है, उनके विचार टकरा रहे हैं, तो लोग पार्टी का विभाजन कर देंगे। विभाजन करने का मतलब क्या होता है, दल बदल के जो मामले यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो 52वां संविधान संशोधन याद रखिएगा। इसमें एक अपवाद है कि मान लीजिए कोई पार्टी का मेंबर है, ठीक है, मान लीजिए 30 पार्टी है, इसका 2/3 कितना हो गया, 2/3 20 हो गया। अगर 20 पार्टी किसी अन्य पार्टी में अगर मिल जाते हैं ना 2/3 मेंबर, तो उस पार्टी का जो है ना दल बदल नहीं बोलेंगे, याद रखिएगा, उसको दल बदल नहीं बोलेंगे। ये अपवाद है, ये एक्सेप्शन है। तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हम लोग मूव करेंगे यहाँ पे अगले मुद्दे पे। तो यहाँ मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है। देखिए अभी क्या हो रहा है कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है यहाँ पे आपका उत्तराखंड में पारित हो गया है, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यहाँ पे पारित हो गया। तो यहाँ पे कुछ उपद्रवी जो दंगाई लोग हैं, वो लोग जो यहाँ पे विधियन व्यवस्था को यहाँ पर डिस्टर्ब करना चाहते हैं, सरकार उसके लिए पूरी व्यवस्था करके रखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे खड़गे जो है, यहाँ पे खड़गे कौन है, कांग्रेस के अध्यक्ष कह लीजिए या ये राज्यसभा के जो है ये अपोजिशन लीडर है। इन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अच्छा कानून है, ठीक है, ये देश में एक कानून को यहाँ पे प्रोत्साहित करेगा, देश में जो है समरसता लाने के लिए, यहाँ पे भाईचारों को बढ़ावा देने के लिए ये अच्छा कानून, लेकिन कानूनों को जल्दबाजी में पेश ना करें। खड़गे ने कहा कि कानून को जल्दबाजी में पेश ना करें, यहाँ पे जो एक व्यापक चर्चा हो, विचार विमर्श हो, ठीक है। तो कभी कांग्रेस ने जो यूसीसी का विरोध नहीं किया, बस उनको प्रॉब्लम क्या है कि आप
जब कानून लाते हैं तो हमको भी शामिल कीजिए, हमसे भी पूछा कीजिए। आप ये बोलते हैं कि आपके मानते हैं कि आपके पास बहुमत है, तो इसका मतलब नहीं है कि आप लोकतंत्र को यहाँ पे खत्म कर ही दें। हमें भी विचार विमर्श करने का मौका दें। जब सरकार देती है विचार विमर्श करने का मौका, तो आप लोग जो है फिर यहाँ विरोध करने लगते हैं, शोर शराबा करने लगते हैं, कामों को यहाँ पे व्यवधान प्रकट करने लगते हैं। तो इस तरह की बातें जो है देखने को मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि एक लोकतंत्र अगर मजबूत होता है तो वो कब होगा, जब वहाँ पे पक्ष भी मजबूत में हो और विपक्ष भी मजबूत में हो, ठीक है, तब वह एक अच्छा लोकतंत्र होता है। और अभी में क्या होता है कि जो विपक्ष के लोग हैं वो लोग जो है विपक्ष के नाम पे क्या करते हैं, विरोध करना जानते हैं। किसी चीज़ का भी विरोध कर लो, जो अच्छा चीज़ है उसको लागू नहीं करने देना चाहते। तो इस तरह की जो है प्रवृत्ति को हटाना होगा, त्यागना होगा, यहाँ पे बात की गई है। इसके बाद बात करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि राज्यसभा जो है ना में जो 68 जो सांसद है, 68 जो एमपी थे, उनका क्या हो रहा है, सेवानिवृत्त हो रहा है। तो उन्हीं का जो है एक समारोह हो रहा था, तो उसमें जो है प्रधानमंत्री ने स्टेटमेंट दिए हैं कि जो मनमोहन सिंह जी थे, जो पूर्व जो है प्रधानमंत्री रह चुके हैं भारत के, उन्होंने कहा कि उनका जो मार्गदर्शन है, उनके नेतृत्व में जो काम किया गया है, जो देश जो है हमेशा याद रखेगा, देश को हमेशा प्रेरित करेगा। तो ये पक्ष का होता है, पक्ष जानता है कि कहाँ पे जो है यहाँ पे किस चीज़ को देश हित में होता है। जो चीज़ अगर देश हित में काम करेगा ना, चाहे विपक्ष का हो जो पक्ष का हो, वहाँ पे इसकी बातें रखी जाएगी। तो मनमोहन सिंह जी की जो सरकार में जो अच्छे काम हुए थे आपको बता देते हैं। देखिए, खाद्य सुरक्षा का जो कॉन्सेप्ट है इन्हीं के सरकार में आया था, मनमोहन सिंह सरकार में, मनमोहन सिंह जी यहाँ पे नेतृत्व किए थे। फिर शिक्षा और सूचना का अधिकार जो है ना, यहाँ पे मनमोहन सरकार में ही आया था। तो ये याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन जो पूछ लेता है कि आपको जो है मनमोहन जो ऐसे पूछता है कि खाद्य सुरक्षा और शिक्षा और सूचना से जो अधिकार हैं वो किसके कार्यकाल में आया था। तो ऐसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं, आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे बात किया गया है, तो मनमोहन सिंह जी के बारे में यहाँ पे तारीफ किया गया है, और तारीफ होना भी चाहिए था, क्योंकि इन्होंने जो है एक बेहतर, क्योंकि बहुत पढ़े लिखे हुए थे, ये पूर्व आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं। फिर इनकी जैसा मुझे लगता है बुद्धिजीवी अगर कांग्रेस पार्टी में अगर देखेंगे ना तो कोई नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग बात करेंगे व्हाइट पेपर और ब्लैक पेपर के बारे में। देखिए, व्हाइट पेपर जो है ये यहाँ पे सरकार निकालती है, जो पक्ष में है वो लोग निकालते हैं, और ब्लैक पेपर वो निकालते हैं जो विपक्ष की भूमिका में। तो व्हाइट पेपर जो है यहाँ पे बात किया गया है कि जिस तरह 2004 से लेकर 2014 में जब कांग्रेस का या यूपीए का सरकार कह लीजिए था, तो वहाँ पे देश की अर्थव्यवस्था जो चरमरा गई थी, पंगु बना दिया गया था, इस तरह की बातें यहाँ पे की गई है। फिर विपक्ष वाला को भी विपक्ष करना होता है, कुछ विरोध करना होता है। तो इन्होंने कहा कि इस कार्यकाल में, मोदी के कार्यकाल में जो 10 साल हो गए, उसमें क्या हुआ कि यहाँ पे बेरोजगारी हो गया है, इन्फ्लेशन बढ़ गया है, ठीक है। इन तमाम चीज़ों आपको देखने को मिलेगा। फिर सीमा सुरक्षा को लेकर जो चाइना के साथ जो यहाँ पे डिस्प्यूट है, उसमें भी बढ़ोतरी देखा गया है। चलिए, तो इसके बाद हम लोग जो है अगले मुद्दे पे अपना आते हैं। अगले मुद्दा हमारा यहाँ पे ये है, मैंने इसको हाईलाइट करके रखा हुआ है, ये रहा, यहाँ पे आजा, देखिए मार्क किया हुआ है। यहाँ पे जो मुझे सबसे महत्वपूर्ण लग रहा है, ये अभी क्या हो रहा है कि 12,343 जो हजार करोड़ रुपया जो है रेल प्रोजेक्ट पे खर्च किया जाएगा। किस पे? रेल प्रोजेक्ट पे। और ये जो डिसीजन किसने दिया है? आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल, आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडल है। देखिए, ये जो है ना, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति, यही एमएसपी डिसाइड करती है। ये क्या करती है? एमएसपी डिसाइड करती है, जो कि एमएसपी डिसाइड वही करती है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। और एक यहाँ पे है मत्स्य पालन अवसंरचना कोष, मत्स्य पालन अवसंरचना कोष को याद रखिएगा, जो है यहाँ पे मत्स्य पालन के लिए जो ऋण है, ऋण सुविधा को देने के लिए और बुनियादी ढांचे को विकास करने के लिए योजना काफी इंपॉर्टेंट है, और मैंने इसको हाईलाइट करके रखा हुआ, आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और इसके बाद मुझे देखिए, आरक्षण को लेकर मैंने कल भी बात किया था कि जो एसटी एससी में जो है, जो जिनके पोस्ट जो है आईएएस आईपीएस होते हैं, क्या उनको बच्चे को आरक्षण मिलना चाहिए? तो इसी पे विचार विमर्श चल रहा है। देखिए, मैंने एक इंटरव्यू देख रहा था, तो उसमें जो है एक पैनलिस्ट थे, जो विशेषज्ञ थे, उन्होंने कहा कि जिस तरह ओबीसी में जो अच्छे जो संपन्न परिवार है उनको जो आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है, जो कमजोर है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उनको लाभ मिलता है। तो यहाँ पे एक बाउंड्री, एक सीमा तय कर दिया गया, जिसको क्रीमी लेयर बोलते हैं। उसी तरह का कॉन्सेप्ट जो है एसटी एससी में भी लागू करना चाहिए, क्योंकि एसटी में भी ऐसे समुदाय हैं जिनको अभी तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला। वो इतने दयनीय स्थिति में है कि उनका रोटी कपड़ा मकान तो छोड़िए, उनको 2 टाइम का रोटी मिलना तक मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह की स्थिति में वो सर्वाइव कर रहे हैं, तो उनको आरक्षण मिलना चाहिए, उनका जो है एसटी का आरक्षण मिलना चाहिए। इस तरह के वक्तव्य यहाँ पे देखने को मिल रहा था। इसके बाद हम लोग जो है यहाँ पे बात करेंगे अपने अगले मुद्दे पे। तो यहाँ पर देख लीजिए, लोकसभा में जो है यहाँ पे जो है लोकसभा में जो है भड़काऊ भाषण जो देते हैं ना, उस पर लगाम लगाने के लिए जो यहाँ पे कानून की मांग हो रही है। तो ये आर्टिकल आप लोग पढ़ सकते हैं।
फिर यहाँ पे देखिए जीडीपी की वृद्धि को लेकर, देखिए जीडीपी क्या होता है, मान लीजिए ये भारत है, भारत का जो अपना सीमा है, ठीक है, एक सीमा है, एक सीमा के अंतर्गत जो है अपना प्रोडक्शन करता है गुड एंड सर्विसेज का, तो उसका जो अंतिम जो मूल्य होता है गुड एंड सर्विसेज का, चाहे वो नागरिक करे चाहे वो फॉरेनर लोग करे, तो भारत में फॉरेनर लोग भी जो रहते हैं वहाँ प्रोडक्शन करते हैं, सारे को मिलाकर क्या करते हैं, उसको जीडीपी बोलते हैं, याद रखिएगा। ये जीडीपी का डेफिनेशन है। मुद्रास्फीति का इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन का सरल शब्द में क्या है, महंगाई। जो आप 10 रुपये में आप 10 आम खरीद रहे थे, अब वही आपको 10 आम के लिए आपको 15 रुपये देना पड़ रहा है, तो ये इन्फ्लेशन हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, जो पैसे का जो कीमत है ना, पैसे का जो पावर है, शक्ति है, वो घट गया, ठीक है। तो इन्फ्लेशन में क्या होता है, पैसे का पावर, जो परचेजिंग पावर है, घट जाता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तो देखिए जीडीपी जो वृद्धि दर है, आरबीआई कह रहा है कि इस बार जो है 7% रहेगा, ठीक है। 2024-25 में कितना रहेगा, 7% रहेगा। लेकिन एनएसओ, नेशनल स्टैटिक जो ऑफिस है या ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे इन्होंने कहा 7.3% रहेगा जीडीपी। ये दोनों आंकड़े को याद रखिएगा, स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछेगा इस पर, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगले मुद्दे पर जाते हैं। अगले मुद्दे मेरा यहाँ पे, मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके रखा हुआ है, देखता हूँ कुछ खास मिल जाए। तो इसके बाद मुझे लगता है स्पोर्ट्स सेक्शन वाला है, स्पोर्ट्स सेक्शन में मुझे कुछ खास नजर आया नहीं है। और हाँ, एक महत्वपूर्ण सूचना है कि अभी जो है आपका जेपीएससी का फॉर्म फिल हो रहा है, सीडीपीओ का भी वैकेंसी आया हुआ है, और बिहार में टीचर की वैकेंसी आया हुआ है, और वहाँ पे विधानसभा में अच्छे खासे वैकेंसी देखने को मिल रहा है। तो जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं, आप लोग जो है वहाँ पे जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। धन्यवाद।